सुप्रभात, सुप्रभात, नमस्कार, सुस्वागतम. अधिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांत संयोजित विचार परिचय वर्गासाठी आलेल्या सर्व अधिवक्ता बंधू भगिनींना मी विनंती करते की त्यांनी कृपया स्थानापन्न व्हावे. थोड्याच वेळात आपण कार्यक्रमाची सुरुवात करणार आहोत. कृपया सर्वांनी स्थानापन्न व्हावे. सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. अधिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांत आयोजित विचार परिचय वर्गासाठी आलेल्या सर्व वकील बंधू भगिनींचे मी ॲडव्होकेट प्रिया राघवेंद्र बारसवाडकर, सादरकर्ता अधिकारी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण खंडपीठ औरंगाबाद, सहर्ष स्वागत करते. आजच्या या विचार परिचय वर्गाच्या उद्घाटन सत्र व प्रथम सत्रासाठी मी मान्यवरांना मंचावर आमंत्रित करते. माननीय श्री न्यायमूर्ती अविनाशजी भाटे साहेबांना. त्यांनी कृपया मंचावर यावे. यानंतर मी आमंत्रित करते श्री रामानंदजी काळे साहेब. यानंतर मी आमंत्रित करते माननीय श्री हरीशजी कुलकर्णी साहेब. मी मंचावर आमंत्रित करते माननीय श्री हरीशजी कुलकर्णी साहेब. त्यानंतर मी आमंत्रित करते ॲडव्होकेट श्री राजीवजी पांडे साहेब. त्यानंतर मी आमंत्रित करते माननीय ॲडव्होकेट श्री बाबूरावजी अनारसे साहेब व ॲडव्होकेट श्री आशिषजी जाधवर साहेब. सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. सर्व मान्यवरांचे मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते. मंचावर उपस्थित असलेल्या मान्यवरांना मी विनंती करते की त्यांनी कृपया दीपप्रज्वलन व प्रतिमा पूजन करून कार्यक्रमास सुरुवात करावी. श्यामलां मातरं वन्दे मातरं. शुभ्रजोत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं. कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनादकराले कोटिकोटिभुजे द्रुतखरकलबाले. केवले मातुमी अबले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं
वन्दे मातरम् तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मा तुम्ही हृदयी तुम्ही मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदयी तुम्ही मा भक्ति तमारो प्रतिमा गडी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनीं त्वां नमामि कमलामला अतुलाय सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मॅडम। या सुमधुर वंदे मातरम गीतानंतर मी श्री आशिषजी जाधवर प्रांत सहमंत्री अधिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांत यांना विनंती करते की त्यांनी मान्यवरांचा थोडक्यात परिचय करून द्यावा व कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मांडावे। नमस्कार। अधिवक्ता परिषदेच्या या प्रांताच्या विचार परिचय वर्गासाठी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत मंचावरती माननीय न्यायमूर्ती अविनाशजी भाटेसाहेब। भाटेसाहेब हे माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत होते। गेल्या 2 वर्षांपासून अधिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांताचे प्रांत अध्यक्ष असं दायित्व माननीय भाटेसाहेबांकडे आहे। त्यानंतर या प्रसंगी आपल्यामध्ये माननीय रामानंद सदाशिव काळे, ज्यांना आम्ही भैयाजी म्हणतो, भैयाजी भुसावळ येथे संघाचे स्वयंसेवक झाले। 1996 पासून संघाचे प्रचारक आहेत। इंजिनिअरिंगचे शिक्षण भैयाजींनी पूर्ण केलेलं आहे। लातूर, जळगाव, संभाजीनगर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विभाग प्रचारक असं दायित्व भैयाजींनी सांभाळलेलं आहे आणि 2014 पासून देवगिरी प्रांताचे प्रांत प्रचारक असं दायित्व माननीय रामानंदजी यांच्याकडे आहे। त्यानंतर आपल्यामध्ये आहेत माननीय श्री हरीश मधुकरराव कुलकर्णी। हरीशजी लहानपणापासून संघाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक 1983 ते 97 पर्यंत हरीशजी संघाचे प्रचारक म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे। सध्या बांधकाम व्यावसायिक आहेत आणि गेल्या 3 वर्षांपासून देवगिरी अधिवक्ता परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देवगिरी प्रांताचे प्रांत कार्यवाह आहेत। यापूर्वी हरीशजी हे मराठवाडा, मुंबई आणि कोकण येथे प्रचारक म्हणून हरीशजींनी यापूर्वी दायित्व सांभाळलेलं आहे। त्यानंतर आपल्यामध्ये आहेत माननीय श्री ॲडव्होकेट राजीवजी पांडे। हे मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे वकिली व्यवसायात आहेत आणि गेल्या 10 वर्षांपासून जम्मू काश्मीर अध्यासन केंद्राचे ते सदस्य आहेत आणि अध्यासन केंद्राशी जोडले गेलेले आहेत। यानंतर आपल्यामध्ये मंचावरती उपस्थित आहेत ॲडव्होकेट बाबूराव अनारसेजी। आप्पा लहानपणापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक आणि गेल्या 2 वर्षांपासून प्रांताचे अधिवक्ता परिषदेचे प्रांताध्यक्ष असं त्यांच्याकडे दायित्व आहे। प्रांत महामंत्री असं त्यांच्याकडे दायित्व आहे। यानंतर अधिवक्ता परिषदेचा हा विचार परिचय वर्ग याच्या प्रास्ताविकाकडे मी वळतो। अधिवक्ता परिषदेचा उद्देश्य काय असा बऱ्याच वेळेला प्रश्न निर्माण होतो। तर
बुद्धं शरणं गच्छामी, धम्मं शरणं गच्छामी, संघं शरणं गच्छामी. म्हणजेच व्यक्ती आधी बुद्धाशी म्हणजेच व्यक्तीशी जोडला जातो, त्यानंतर व्यक्ती हा त्या विचारांशी जोडला जातो, धम्मम म्हणजे विचाराशी जोडला जातो, त्यानंतर तो व्यक्ती जो तुमच्या संपर्कात येतो तो तुमच्या संघटनेशी म्हणजे ऑर्गनायझेशनशी जोडला जातो. जोडल्या गेल्यानंतर एकाच विचाराची, एकाच रचनेतली आणि खांद्याला खांदा लावून काम करणारी माणसं आपल्याबरोबर उभी राहतात. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत, गुजरातपासून गुवाहाटीपर्यंत हजारो लोक आपल्याशी खांद्याला खांदा लावून काम करायला तयार असतात. आपण कुठेही एकटे नसतो. मग याने होतं काय? मनात विचार आला की गौरक्षेसाठी बोर्ड बनलं पाहिजे. अधिवक्ता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केला आणि भारतात गौरक्षेचं एक बोर्ड बनलं. आपण सगळ्यांनी निर्भया केस पाहिली आहे दिल्लीमध्ये. दिल्लीमध्ये अधिवक्त्यांच्या, वकिलांच्या मनात येत होतं की काहीतरी चुकतं आहे या केसमध्ये, सगळं व्यवस्थित चाललेलं नाही आहे. मग अधिवक्ता परिषदेच्या महिला अधिवक्त्यांच्या मनात आलं की आपण याच्यावर काही केलं पाहिजे. 5 मिनिटात 60 महिला अधिवक्ता एकत्र आल्या आणि त्यांनी दिल्लीमध्ये हायकोर्टाच्या चीफ जस्टिसकडे मॅटर मेन्शन केलं. मेन्शन करून त्यांना विनंती केली की याचं सुमोटो आपण ॲक्शन घ्यावी आणि ट्रायलचं सुपरव्हिजन करावं. हायकोर्टाने ते केलं. अधिवक्ता परिषद हा एक विचार आहे, हे एक आंदोलन आहे जे आपल्याला सशक्त करतं, आपल्या समाजाला सशक्त करतं आणि पर्यायाने राष्ट्राला सशक्त करतं. अधिवक्ता परिषद देवगिरी प्रांताने गेल्या 2 वर्षामध्ये साधारणपणे बीडमध्ये भूसंपादन कायद्यामध्ये एक वर्ग घेतला ज्याला 150 अधिवक्त्यांची उपस्थिती होती. त्यानंतर परभणीमध्ये हिंदू लॉज या विषयावरती वर्ग घेतला 1 दिवसाचा, 250 कार्यकर्त्यांची, अधिवक्त्यांची उपस्थिती होती. त्यानंतर धुळे येथे ट्रायबल कम्युनिटी लॉज या विषयामध्ये एक वर्ग घेतला ज्यामध्ये ट्रायबल कम्युनिटीजचे मेंबर्स आणि ॲडव्होकेट्स अशी उपस्थिती होती. नांदेड येथे परिषदेचं प्रांताचं अधिवेशन झालं जिथे 1200 अधिवक्त्यांची उपस्थिती होती. ज्या अधिवेशनासाठी अधिवक्ता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विनायकराव दीक्षित साहेब आणि माननीय अखिल भारतीय महामंत्री श्रीयुत भरतकुमारजी हेही उपस्थित होते. अधिवक्ता परिषदेने मागच्या वर्षी संभाजीनगर येथे प्रांताचा अभ्यास वर्ग घेतला ज्यामध्ये अधिवक्ता परिषदेचे 64 तालुक्यातून तालुका अध्यक्ष, तालुका मंत्री असे कार्यकर्ते उपस्थित राहिले आणि त्यांनी सहभाग घेतला. डिसेंबर महिन्यामध्ये प्रांताची एक अभ्यास बैठक झाली. जिल्हा स्तरावरील कार्यकर्ते अधिवक्ता परिषद जोडल्या गेलेले आणि प्रांत कार्यकारिणी असा तो अभ्यास वर्ग झाला ज्याला अखिल भारतीय संघटन मंत्री जॉयदीप रॉयजी हे उपस्थित होते. अधिवक्ता परिषद प्रांतामध्ये 3 न्याय केंद्र चालवतं. एक धुळे येथे, एक परभणी येथे आणि एक संभाजीनगर येथे. आजच्या कार्यक्रमासाठी, आजच्या विचार परिचय वर्गासाठी की ज्या सध्या समाजामध्ये विविध प्रकारे चर्चा आहेत किंवा अंगीभूत काही प्रश्न आहेत, काही आपल्याला उकल व्हावी काही विषयांची, ते म्हणजे काश्मीर, समरसता आणि हिंदुत्व या 3 विषयांवरची सध्या काश्मीरमध्ये समाज माध्यमामध्ये आपण चर्चा पाहतोय. परंतु या 3 विषयांची नेमकी उकल काय आहे तर काश्मीर विषयाची समस्या, त्याची उकल, त्याची मांडणी करण्यासाठी ॲडव्होकेट राजीव पांडेजी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. समरसता विषयासाठी माननीय रमेश बापू महाजन हे असतील आणि त्यानंतर हिंदुत्व या विषयासाठी माननीय प्राध्यापक रमेश पांडवजी हे त्या विषयाचा उहापोह करतील. एवढं बोलून मी माझं प्रास्ताविक थांबवतो. धन्यवाद. ॲडव्होकेट अमरजीतजी गिरासे आपण समोर यावं. धन्यवाद सर. आपण अतिशय महत्त्वाची माहिती दिली आम्हाला अधिवक्ता परिषदेबद्दलची. यानंतर मी वैयक्तिक पद्यासाठी श्री अविनाशजी देशपांडे यांना मंचावर आमंत्रित करते. कृपया त्यांनी वैयक्तिक पद्य सादर करावं. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले. मानागम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में
साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा का स्वार्थ असाथ सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा को में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूले, हम चरित्र निर्माण ना भूले। धन्यवाद सर। या अतिशय सुंदर पद्यानंतर मी आपल्या प्रथम सत्राकडे वळू इच्छिते। प्रथम सत्राचा विषय आहे काश्मीर आणि हा विषय सादर करण्यासाठी श्री ॲडव्होकेट राजीव पांडे साहेब यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपला विषय सादर करावा। सरांनी विषय सादर केल्यानंतर आपल्याला प्रश्नोत्तरासाठी वेळ मिळेल। आदरणीय जस्टिस भाटे जी, प्रांत कार्यवाह जी, प्रांत प्रचारक जी और यहाँ आए हुए सभी अधिवक्ताओं को मेरा प्रणाम। और अगर आप कुछ दिनों में देखें तो विभिन्न मुद्दों के साथ जो सबसे ज्वलंत मुद्दा देश में उभर करके आया है, पहले तो आर्टिकल 370 राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड था। आज एक नया आर्टिकल जो भारत के संविधान में है, लेकिन देश की 99% जनता को नहीं पता कि वो है, वह है आर्टिकल 35 कैपिटल ए। आज मैं कोशिश करूंगा कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए कहेंगे तो कुछ और निकल करके आ जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे, तो इसलिए मैं बार बार कैपिटल ए कह रहा हूँ। तो 35 ए की क्या पृष्ठभूमि है, और आज पूरे देश में पिछले 10 वर्षों में मैं कह सकता हूँ कि 2008 में इसके बारे में जो लोगों के पास जो जानकारी थी और आज उसमें बहुत बड़ा फर्क आया है, और उसके लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि इस कारण से लोग कहते थे 2 संविधान 2 विधान नहीं चलेंगे और आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्यों हटाना है, क्या कारण है, इसके तह में जाने पर पता चला कि आर्टिकल 370 के आर में जो बहुत बड़ा जो फ्रॉड हुआ वो आर्टिकल 35 कैपिटल ए के तहत हुआ। और उसके ऊपर एक जैसे झूठ को आप 1000 बार बोलेंगे तो वो सत्य प्रतीत होने लगता है, इस प्रकार से ये चलने लगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आर्टिकल 370 की क्या परिकल्पना थी, आर्टिकल 370 कैसे आया भारत में जब जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ। मैं यहाँ से एक थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेते हुए आर्टिकल 35 की जो इम्पैक्ट्स हैं
उसके कारण देश में के लोगों के और जम्मू कश्मीर के लोगों में और जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों में भी क्या समानता नहीं है, हाउ दे आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स of the people of this country as well as the people of Jammu and Kashmir. I will come and then I would love, whatever is the question, I will respond. देखिए, हम सबको पता है कि जब भी हम कोई भी न्यूज़पेपर खोलते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो सबसे पहली बात आती है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस है। हम सभी लॉयर हैं यहाँ, सामने भी और ऊपर भी मैक्सिमम लॉयर हैं। आर्टिकल 370 को आप घर जाकर के दोबारा पढ़िए, कहाँ स्पेशल वर्ड है, कहीं नहीं है। आर्टिकल 370 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया, उससे पहले ये 306A था, ड्राफ्ट आर्टिकल, और उसका जो हेड नोट है वो स्टार्ट होता है टेम्पररी प्रोविजन। अगर आप पार्ट 3 में जहां पर आर्टिकल 370 है, अगर आप उसको देखें तो ये पार्ट 2 में है जो फंडामेंटल राइट्स के नीचे है, और अगर आप उसको देखें तो उसके टॉप पर लिखा हुआ है, 3 शब्द हैं, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। इसके कारण से क्या हुआ कि पार्ट 5 जब शुरू हुआ तो उसमें आया टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। मैं आपको बता दूं कि जब भारत का संविधान एडॉप्ट किया गया था, उस समय 26 जनवरी 1950 को केवल 2 ही वर्ड थे, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल। तो जिस समय आर्टिकल 370 को हमने एडॉप्ट किया हमारे संविधान में, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान भारत को दिया, उस समय ये स्पेशल प्रोविजन वर्ड नहीं था। स्पेशल प्रोविजन वर्ड ऐड हुआ 13th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 60s का है। तो जो सबसे पहला फ्रॉड है, क्योंकि क्या है कि लोग बात करते करते, चूंकि टॉप पे लिखा हुआ है आर्टिकल पार्ट 11 में टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, तो ये समझते हैं आर्टिकल 370 भी स्पेशल प्रोविजन में है। अब अगर आप इसके नीचे आइए तो ये टेक्स्ट कैसे शुरू हो रहा है। कोई भी आर्टिकल का जब आप पढ़ते हैं तो जो बिगिनिंग लाइन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप बताइए, संविधान की सभी धाराओं को देख लीजिए, संविधान के सभी आर्टिकल को देख लीजिए, कोई भी आर्टिकल अपने हेड नोट के साथ टेम्पररी प्रोविजन से शुरू नहीं होता। एक भी आर्टिकल की बात कर रहा हूं, आप संविधान की सारी धाराओं को एक बार फिर से जाकर के रिविजिट करिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, दे एडेड दिस आर्टिकल ओनली फॉर ए पर्पस। आप सबको पता है कि एक और भ्रांति फैलाई गई कि जम्मू कश्मीर भारत में एक्सेशन नहीं करना चाहता था, राजा हरि सिंह जी भारत में एक्सेशन नहीं करना चाहते थे। ये एक अलग विषय है, लेकिन इसको जस्ट छूते हुए सबसे पहले तो बहुत बड़ी गलत बात थी। हरि सिंह जी के कैरेक्टर एसेसिनेशन के लिए यह फैलाया गया वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। उनकी डिमांड थी कि जम्मू कश्मीर का मतलब शेख अब्दुल्ला नहीं है। इसके सिवाय मैं शेख अब्दुल्ला का नाम अपने पूरे उद्बोधन में नहीं लूंगा, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जी का किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे कोई सिग्नेचर नहीं है और ही इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो हुआ क्या कि एक जो और भ्रांतियां फैलाई गई कि पहला ये कि जम्मू कश्मीर का कोई स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल स्टेटस है। कोई स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 नहीं देता है। और जो बात आई कि अगर नहीं है तो फिर आर्टिकल 370 आपने क्यों लाया? आपने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में 3 चीजों को छोड़ करके आपने सब चीज जम्मू कश्मीर को क्यों दिया? मैं आपको बता दूं कि जिस समय भारत में ये एक्सेशन की प्रक्रिया शुरू हुई आजादी के बाद, तो सभी देशी रियासतों के साथ वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था जो जम्मू एंड कश्मीर के साथ हुआ। हैदराबाद की बात होती है, जब जब आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हैदराबाद की बात उभर करके आती है कि निजाम चाहते थे कि वो पाकिस्तान में जाएंगे। ये बिल्कुल सही है, निजाम चाहते थे, लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जिससे पाकिस्तान का निर्माण हुआ,
जिसमें अधिकार दिया गया देसी रियासतों के राजाओं को कि आप किससे मिल सकते हैं, उसमें एक कंडीशन भी था। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, बिल्कुल नहीं। जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, 3 रियासतों की बात हर समय होती है। जब भी आप कोई डिबेट देखेंगे तो इन्हीं तीनों रियासतों की बात होती है। इसके कारण है, जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर जो लोग थे उस समय वो मुसलमान थे, करीब 60-40 का रेशियो रहा होगा, और राजा हिंदू। जूनागढ़ और हैदराबाद में इसके विपरीत था। अब ये आप समझिए कि ये बार बार कहते हैं कि हैदराबाद के निजाम चाहते थे, लेकिन जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में एक कंडीशन था कि जिसकी ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी नहीं होगी, जिसकी सीमाएं नहीं मिलती होगी, वो आप नहीं एक्सीड कर सकते। तो हैदराबाद के राजा चाहते थे निजाम, उन्होंने कत्लेआम भी किया हिंदुओं का, जब 47-48 में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, वो अलग हिस्ट्री है। वो चाहते थे, लेकिन उनके पास क्योंकि बॉर्डर था नहीं, हैदराबाद वाज सराउंडेड बाय कंप्लीटली द स्टेट्स व्हिच हैव ऑलरेडी एक्सीडेड टू इंडिया, और इंडियन पार्ट से था। तो हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा अंतर था। सेम जूनागढ़ के नवाब के साथ भी हुआ, वो भी चाहते थे, लेकिन वो इतने डरपोक निकले कि अपनी सारी बीवियों को छोड़ करके, सारा सोना लेकर के भाग करके पाकिस्तान चले गए। फिर भारत ने वहां पर इलेक्शन करा करके वहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। तो बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी परिस्थिति थी कि राजा नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं, और भारत के साथ जाने के लिए वो शेख अब्दुल्ला को उनको प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट करना था, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे। इसलिए वो थोड़ा समय, जो 15 अगस्त 1947 से लेकर के अक्टूबर तक गया, देश में हमला हुआ, और इस कारण से उस डिलेड पीरियड में अटैक हुआ, और बहुत सारी हमारी जो जमीनें थी वो उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आज भी है। इस कारण से जब भारत में सभी स्टेट को कहा गया कि आप अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, सभी स्टेट के पास ये पावर था कि आप अपना अपना फ्लैग रख सकते हैं। मैक्सिमम स्टेट ने कहा हमारी जो पहली विधानसभा है, जैसे आप बिहार को मान लीजिए या यूपी, हमारी जो पहली विधानसभा है वो भारत के संविधान को एक्सेप्ट कर लेगी, तो हमको क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, हमको क्या जरूरत है एक नया संविधान अपने लिए लिखने का। और इस प्रक्रिया से सभी स्टेट, ऑलमोस्ट सभी स्टेट ने, इंक्लूडिंग हैदराबाद ने, जब एक्सेशन के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया और सारा विषय खत्म हो गया। अब जब सभी प्रतिनिधि तो जम्मू कश्मीर से भी आए, लेकिन उस समय नेहरू जी और उनकी जो लोग थे जो चाहते थे कि उनसे गलती तो हो गई थी। अब जब अपनी गलती हो तो आदमी किसी तरीके से जस्टिफाई करता है कि जब लड़ाई चल रही थी कोई जरूरत नहीं थी यूएनओ जाने की, और अगर उनका ये व्यू था कि अगर उस समय हम अपने संविधान को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में ले जाएंगे तो लोग कहेंगे एक तरफ तो ये यूनाइटेड नेशंस जाते हैं और दूसरी तरफ ये दूसरे स्टेट के बराबरी में इस स्टेट को रख दिया। तो उस समय 3 कारणों से आर्टिकल 370 का जन्म हुआ, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इसके खिलाफ थे। आप सब हैं, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पढ़ लीजिए। मतलब हिम्मत नहीं हुई नेहरू जी को, तो फिर उन्होंने अपने की मिस्री को भेजा, पटेल जी को सामने लगाया कि तुम देख लो, और खुद अमेरिका चले गए। एक दिन भी बहस नहीं हुई थी आर्टिकल 370 पे। 6 घंटे में आर्टिकल 370 306 से 370 बन गया। उसके कारण उन्होंने 3 दिए, जो आज हम भी वही कारण दे सकते हैं, क्योंकि अब हम बदल नहीं सकते उस समय को। क्योंकि उनका कहना था कि बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के अंदर में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, और हमारी जो स्थिति है हम यूएनओ में पेंडिंग हैं। इसलिए एक आर्टिकल हम रखते हैं, और उस आर्टिकल में जो भी बात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 3 बातें थी कि डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स सेंटर के हाथ में होगा, और रेस्ट सारी चीजें स्टेट के हाथ में होगी। तो उन्होंने कहा आर्टिकल 370 में ऐसा कर देते हैं, और उन्होंने लिखा कि इन तीनों सब्जेक्ट के लिए, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स के लिए कंकरेंस की जरूरत नहीं होगी, इंफॉर्मेशन की जरूरत है, कंसल्टेंसी की जरूरत है। और कोई भी कानून अगर भारत की पार्लियामेंट बनाना चाहती है तो उसके लिए कंकरेंस लेने की जरूरत है। तो
स्पेशल स्टेटस कहां है? आप सब वकील हैं, आप सब जानते हैं कि 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो यूनियन लिस्ट है वो छोटा यूनियन लिस्ट है, इन 3 सब्जेक्ट पे है, और कंकरेंट लिस्ट, रिसाइडुअल लिस्ट जम्मू कश्मीर को दे दिया गया, और जो स्टेट लिस्ट सब स्टेट के पास है वो जम्मू एंड कश्मीर के पास है। तो ये सबसे पहले जो सबसे बड़ी भ्रांति जो है, जो लेफ्ट के विचारधारा के लोगों ने लिख लिख करके एकदम मानस पटल पर अंकित कर दिया कि जम्मू एंड कश्मीर को कोई स्पेशल प्रोविजन है। 26 जनवरी 1950 तक जम्मू एंड कश्मीर के बारे में किसी को कोई सुबह नहीं थी, सको सुबह कि अभी ये टेम्पोररी प्रोविजन है, कुछ दिन में ये जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वो हमारे हिस्से में आएगा, क्योंकि यूएनओ ने कहा था, बार बार प्लेबिसाइट की बात होती है, कि पाकिस्तान की सेना पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से पीछे चली जाए, भारत की सेना मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स रहेगी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए, और फिर प्लेबिसाइट हो, और जो लोग आ गए थे पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से, हमारे आज जो जम्मू कश्मीर भारत का है उसमें, उनको फिर से रीसेटल किया जाए, और इसके बाद प्लेबिसाइट होगा। लेकिन वो प्लेबिसाइट तो कभी पाकिस्तान न तो पीछे गया, न यूएनओ इन्फोर्स कर पाई, और प्लेबिसाइट का मसला खत्म हो गया। जब पिछली अपनी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, आप 2014 में जाके देखिए, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जो यूएनओ का जो ऑब्जर्वर है, जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा ऑफिस लेके बैठा है, भारत के जनते के पैसे से बना हुआ है, सबसे पहले उनको बोला आप अपने घर जाइए, हमको अब आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि यूएनओ में जो ऑप्शन था उसको पाकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, उसको अपनी सेनाएं जम्मू एंड कश्मीर, जो आज पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, जो राजा हरि सिंह जी का जम्मू एंड कश्मीर था, उस जम्मू कश्मीर के पीछे ले जाना था, वो पाकिस्तान किया नहीं। 3 लड़ाइयां हो चुकी हैं, और उसके बाद 71 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसमें यह कहा गया कि हम दोनों मिलकर के सुलझा लेंगे, तो रेटिफिकेशन हो गया। हम गए थे पहले यूएनओ में, लेकिन यूएनओ के बाद इतना बड़ा विषय हुआ कि हमारी दोनों सरकारों ने तय किया कि हम दोनों मिल बैठ करके बात करेंगे, तो यूएनओ का विषय भी खत्म है। आज के डेट में यूएनओ में कोई लेना देना नहीं है कश्मीर का, वो पाकिस्तान का काम है। हर बार अपने सिक्योरिटी काउंसिल में वो यूएनओ में कुछ से कुछ बोलते हैं, उसका कोई मतलब है नहीं, कोई उनको सुनता नहीं। तो जो आर्टिकल 370 का जो जन्म है इन कारणों से हुआ, और उसमें क्लियरली था कि इसको जाना है, कब जाना है वो भी आर्टिकल 370 में ही निहित था। अगर आप 371D पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि जब जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगी तो वो एक रिकमेंडेशन करेगी, और राष्ट्रपति के ऑर्डर से ही 370 आर्टिकल खत्म हो जाएगा। ये कब की बात मैं कर रहा हूं, हम सब वकील हैं, उसमें डेट का बहुत महत्वपूर्ण है, वो जो हम डेट शीट बनाते हैं, ये 50 की बात कर रहा हूं, ये अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान बन रहा था मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जब संविधान बन गया तो जो वहां के लीडरशिप थी और जो हमारे लीडरशिप थी भारत की, उनको लगा कि कुछ और खेल खेला जाए, क्योंकि उनको लगने लगा कि क्या जो हरि सिंह के बारे में हम कह रहे थे क्या मैं कर सकता हूं, ये तो एक बफर जोन बन सकता है जहां दोनों देश के लोग आए जाएं और मैं वहां का अधिकारी रहूं। तो उन्होंने 49 के बाद अपना कलर दिखाना थोड़ा थोड़ा शुरू किया, और उनकी यह कोशिश रही कि इसको बफर जोन बनाया जाए। जब इस पर हंगामा हुआ, आप सबको पता है कि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, एक देश में 2 विधान 2 संविधान, और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान हुआ, उससे पूरे देश में एक आंदोलन हुआ। आज जिस तरीके का आप आंदोलन देख रहे हैं, आजकल तो टेलीकम्युनिकेशन का जमाना है एक जगह से, लेकिन सोचिए उस समय ऐसा आंदोलन हुआ कि नेहरू जी अपने सबसे अजीज मित्र को, जिनको उन्होंने 1952 डेट्स के हिसाब से, मैंने कहा 47, 50 में संविधान, 52 में एक दलीय अकॉर्ड हुआ, और 53 में जिसके साथ उन्होंने दलीय अकॉर्ड साइन किया था, शेख अब्दुल्ला, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया, और जो जेल में करीब 12 साल रहे वो। और आर्टिकल 35A पे डिबेट चलेगा तो आप देखेंगे कि दिल्ली अकॉर्ड सामने आ जाएगा आपके कि नहीं दिल्ली अकॉर्ड तो हुआ था। अरे दिल्ली अकॉर्ड क्या हुआ था, किसने साइन किया था? क्या दिल्ली अकॉर्ड को भारत के प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के बीच हुआ था? नहीं। दिल्ली अकॉर्ड नेहरू एंड शेख के बीच हुआ था। अब मैं भी और प्रांत कार्यवाही के साथ आज चाय पीते पीते हम अकॉर्ड साइन कर लेते हैं एक,
उस एकॉर्ड का भारत के संविधान से क्या लेना देना है? दिल्ली एकॉर्ड का कोई भी लीगल सैंक्टिटी नहीं है। दिल्ली एकॉर्ड दो नेताओं के बीच में बैठ करके कुछ अदला बदली लेन देन की बात थी। हम आपको ये दे देंगे, आप हमको वो दे देंगे। लेकिन जो जर्म्स था वो वहीं से शुरू हुआ। और जो सबसे घातक आज भारत के इंटीग्रेशन में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो आर्टिकल 35A है, वो आर्टिकल 370 है, क्योंकि और सारे स्टेट तो बराबरी पर आ गए, इंटीग्रेशन कंप्लीट है, लेकिन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन नहीं हुआ। दोनों दो बातें हैं। भारत से कश्मीर को अब कोई छीन नहीं सकता। वो जमाना गया जब देश में विश्व में 107 लोग होते थे, 4 कंट्री हमारे साथ, 103 देश पाकिस्तान के साथ। वो समय बदल गया, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, खुद अकेला है, हो सकता है थोड़ा बहुत चाइना, वो भी नहीं, क्योंकि वो खुद ही पाकिस्तान के द्वारा क्रिएटेड आतंकवाद से आज जितना भारत पीड़ित है उतना ही चाइना है। उगवीर प्रांत का न्यूज पढ़िए, मस्जिदों को वो बुलडोज कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ आतंकवादी हैं, सारे मस्जिद को हम खत्म करेंगे, ये चाइना का काम है। लेकिन चाइना के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा भारत के बुद्धिजीवी, क्योंकि वो करे तो ठीक, हम तो सोच भी नहीं सकते, हम तो सेकुलर कंट्री हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। तो आज स्थिति है कि वो तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन जो हमारे मानस पटल पर जो इश्यू आया, तो जब 52 में दिल्ली एकॉर्ड हुआ, 53 में शेख अब्दुल्ला जेल गए, लेकिन फिर भी नेहरू जी ने 1954 में एक ऑर्डर पास किया जिसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और आपको बता दूं कि भारत के संविधान के इतिहास में वो सबसे बड़ा काला दिन है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से भारत के संविधान को अमेंड कर दिया गया। हम सब वकील हैं, हम सबको पता है कि भारत के संविधान कम से कम 100 बार अमेंडेड हुए हैं, लेकिन कहां से हुआ? हमारी पार्लियामेंट ने अमेंड किया है। और नॉर्मल कानून बनाने से ज्यादा बड़ी संख्या में सांसद चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, दोनों सदनों में चाहिए। लेकिन इन सबको ताक पर रखते हुए 1954 में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया गया और आर्टिकल 35 के नीचे 35 कैपिटल ए, आपको मैं बताऊं कि 35 से पहले अगर आप देखें तो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो हम सबको संविधान ने दिया है, जो हम सबको बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया है। उसके नीचे एक ऐसा आर्टिकल उन्होंने जोड़ा 54 के ऑर्डर से, जिससे देश के मैक्सिमम लोगों का फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया, छीन लिया उन्होंने। तो सबसे पहला जो अटैक था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, आज बात करते हैं कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक चल रहा है, डिसेंट नहीं हो रहा है, किसका है? सबको अधिकार है, जिसको जो मर्जी है बोल रहा है, मैं भी यहां बोल रहा हूं। इस परिस्थिति में उस समय उन्होंने एक आर्टिकल 35 जोड़ा और उससे उन्होंने क्या किया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से कि केवल आर्टिकल 35 ही नहीं जोड़ा, 35A, जो हमारी जो प्रक्रिया है संविधान की आर्टिकल 368 में, जिससे संविधान में संशोधन होता है, उसमें भी उन्होंने अमेंडमेंट किया, उस सेक्शन में भी अमेंडमेंट किया कि आर्टिकल 368 से आप संविधान के किसी भी पोर्शन को, किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन 370 में से अमेंड नहीं कर सकते। क्या आप मान सकते हैं कि जब एक छोटी सी अमेंडमेंट के लिए सैकड़ों दिन बहस होती है, पूरे देश में गहमा गहमी होती है, लोग समर्थन करते हैं, लोग विरोध करते हैं, उसको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, जिस पर न तो कोई चर्चा हुई, न किसी को पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, उन्होंने प्रेसिडेंट से साइन करवाया और उन्होंने न कि आर्टिकल 35 ये जोड़ा, उन्होंने जो हमारी जो संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी ने बताया था कि 368 से ही केवल संशोधन हो सकता था, बहुत सारे स्टिफ क्लॉज दिए गए 368 में कि आप कैसे संविधान को संशोधन करेंगे, उसको भी उन्होंने बदल दिया। और 54 में आने के बाद ये क्यों हुआ? क्योंकि हमसे ज्यादा जो वहां के जो जम्मू कश्मीर में जो लोग रूल कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। और वो सबसे बड़ी ये बात थी कि भारत से हमारी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनी रहे। और उसमें जो सबसे पहले तो 368 का जो अमेंडमेंट हुआ, और दूसरा उन्होंने जो करवाया कि परमानेंट रेसिडेंट का डेफिनेशन जो हम अपने संविधान में बनाएंगे, वो अधिकार आप हमको दीजिए, जम्मू एंड कश्मीर को। हमारे यहां कौन परमानेंट रेसिडेंट सेट होगा, पीआरसी मैं किसको दूं, उसका कानून मैं बनाऊंगा। हमारे यहां जमीन कौन खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा, उसका कानून मैं बनाऊंगा। हमारे यहां कौन मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा,
टेक्निकल कॉलेज की बात मैं कर रहा हूं, मेडिकल इंजीनियरिंग, वो मैं बनाऊंगा। और 54 के ऑर्डर के बाद आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और 56 में उन्होंने अडॉप्ट किया, और उसमें उन्होंने सेक्शन 6 में एक परमानेंट रेसिडेंट की ऐसी व्याख्या दी, ऐसा डेफिनेशन दिया, जिससे आज हम सब लोग जम्मू कश्मीर के पीआरसी नहीं बन सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर का एक व्यक्ति औरंगाबाद में आकर के परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट ले सकता है, वो यहाँ जमीन खरीद सकता है, यहाँ नौकरी कर सकता है, उसके बच्चे यहाँ पे डोमिसाइल का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो उन्होंने सेक्शन 6 में डेफिनेशन दिया कि 47 में वो आदमी क्लास 1 या क्लास 2 में पीआरसी हो, या नहीं तो अगर जम्मू कश्मीर का नहीं है और तो बाहर से आया है तो 10 साल पीछे जाइए, 54 में ऑर्डर है, उसके 10 साल पहले आप सर्टिफिकेट दिखाइए कि आपके पास यहां जमीन थी। आप सबको पता है कि देश में भारत और पाकिस्तान से लोग आए गए, वो 47 मार्च के बाद लोगों को पता चला कि अब नहीं रह सकते, तो बहुत सारे लोग आए जो जम्मू में आकर के सेटल हो गए। उनको अधिकार से रोकने के लिए इन्होंने सेक्शन 6 की व्याख्या इस प्रकार से की। उन्होंने परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट को इस प्रकार से रखा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भी वेस्ट पाक से, तब 2 पाकिस्तान था आपको पता है, वेस्ट पाक, ईस्ट पाक आज बांग्लादेश है, वेस्ट पाकिस्तान से जितने लोग भी जम्मू एंड कश्मीर में आकर के सेटल्ड हो गए, जब दंगे हुए जम्मू के बॉर्डर्स पे तो हिंदू आकर के बसे, उनके अधिकार को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा डेफिनेशन दिया सेक्शन 6 में जम्मू कश्मीर संविधान में। उन्होंने यह भी किया कि हम जहां मर्जी होगा वहां जाएंगे पूरे भारत में, कन्याकुमारी से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, असम से लेकर कन्याकुमारी तक, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, लेकिन हमारे यहां आप नहीं आ सकते। हमारे यहां मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते, हमारे यहां आप जमीन नहीं कर सकते, हमारे यहां बिजनेस नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 35 के आड़ में जो फ्रॉड हुआ वो उन्होंने अपने संविधान में रखा सेक्शन 6 में, और आर्टिकल 35A का जो रियल दुरुपयोग है, आर्टिकल 370 के आड़ में उन्होंने 35A लाया, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में 6 पिटीशन है। जो पहला पिटीशन फाइल हुआ था वो वेस्ट पाक रिफ्यूजी के लिए पिटीशन फाइल हुआ, और 2008 से मैं 3-4 बार जम्मू गया, और वो पिटीशन इज ड्राफ्टेड बाय मी। मैं मुंबई में रहता हूँ, बड़ी टीम खड़ी हो गई है इस विषय पर, लोग कर रहे हैं। अभी 31 तारीख को भी हियरिंग थी, जनवरी में गया क्योंकि वहां भी इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत सारे और विषय हैं। तो उन्होंने ये जो किया, उन्होंने 2 सेट ऑफ पीपल क्रिएट कर दिए सेक्शन 6 के तहत। 370 के आड़ में 35A आया, 35A की आड़ में उन्होंने सेक्शन 6 अपने संविधान में लगाया, और उन्होंने 2 प्रकार के लोग, 2 प्रकार के नागरिक का निर्माण कर दिया। न कि केवल भारत में, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर में भी जो 70 साल से लोग रह रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो पीआरसी होल्डर हैं, कुछ लोग पीआरसी होल्डर नहीं हैं। जो पीआरसी होल्डर हैं उनको सारे अधिकार प्राप्त हैं, जो पीआरसी होल्डर नहीं है उनको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। जो पीआरसी होल्डर नहीं है वो लोकसभा के चुनाव में तो वोट डाल सकता है, लेकिन विधानसभा और पंचायत का चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। वो लोकसभा का इलेक्शन तो लड़ सकता है, लेकिन वो विधानसभा और पंचायत का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। उसके बच्चे सीआरपीएफ में तो और आर्मी में शहादत देने के लिए जा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं कर सकते। वो प्यून की नौकरी नहीं कर सकते जो जम्मू कश्मीर के स्टेट का है। भारत में वो यूपीएससी भी बन सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री तो बन सकते लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। उन्होंने इस प्रकार से एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया, और हमारा जो पूरा थ्रस्ट है आज के देश में, जो पूरे देश में चल रहा है कि ये जो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग हैं, आज जब भी आप बात सुनेंगे 3-4 लोगों की बात होती है, वुमेन, ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी, वो नकली सा बात है, उसका कोई वैल्यू है नहीं, संविधान में उसका कहीं कोई व्याख्या नहीं है। तो इन 4 लोगों के विषय पर सारे पॉलिटिकल लीडर बात करते हैं, लेकिन इन चारों का दोहन हुआ। मैं भी बताऊंगा कि आर्टिकल 35A के इफेक्ट में क्या हुआ। ये चारों का दोहन जम्मू कश्मीर में जारी है, लेकिन कोई समाजवादी नेता इसके बारे में नहीं बोलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 64 तक ऐसी बात नहीं थी। जब वोट बैंक पॉलिटिक्स आया, 64 में जब बहस हुई पार्लियामेंट में, तो मैं आपको बताऊं सारी पार्टियों के नेता एक साथ थे। महावीर शास्त्री जी प्राइवेट बिल मूव किए कि आज तो मैं 370 को हटा के छोड़ूंगा।
भाई जब सब लोग तैयार हैं तो छोड़ दीजिए। उन्होंने प्राइवेट बिल दिया और उसमें आपको जितने भी समाजवादी नेता थे जिनके आज चेले चपाटे सीएम यूएम हैं, वो आज आर्टिकल 370 के समर्थन में बात कर रहे हैं। उनके नेता ने कहा कि आज ही आर्टिकल 370 जाना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के सरयू पांडे जी थे, उन्होंने वोट किया कि आर्टिकल 370 अभी खत्म होना चाहिए। मतलब पहली बार 64 में ऐसा लगा कि पूरा का पूरा पार्लियामेंट एकमत था कि आज आर्टिकल 370 जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये चूंकि प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं, उनका तो सब दिन सब अलग रहा है, उनकी सोच अलग रही है देश को लेके, हम बिल लाएंगे, हमारा क्रेडिट मिलेगा। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्राइवेट मेंबर बिल है, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि आर्टिकल 370 जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो इस बिल पर नहीं होने देंगे, हम वोट डिवीजन की मांग करते हैं। और पूरे देश के सभी नेता कांग्रेस को छोड़ करके उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने के लिए वोट दिया हुआ है। और कांग्रेस ने कहा हम बिल लाएंगे। गुलजारी लाल नंदा जी का स्टेटमेंट था पार्लियामेंट में। यह अलग बात है कि 64 के बाद आज हम 2018 में हैं, कभी कोई बिल आया नहीं, कभी पार्लियामेंट सहमत नहीं हुआ। और शास्त्री जी ने कहा था कि इसको फ्यूचर में लोग याद करेंगे कि एक दिन ऐसा था कि पूरा पार्लियामेंट एक तरफ था, लेकिन जो हम अचीव करना चाह रहे थे हम नहीं किए। तो ये किसी के मन में शंका नहीं थी। बाद में वोट बैंक पॉलिटिक्स में आज बहुत सारे लोग, अभी जो कल पिटीशन था उसमें कई पार्टियां इंटरवीन कर रही है कि आर्टिकल 335 है और 370 को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। तो मैं अपने जो इस विषय पर वापस आ रहा हूं कि 35A से जो निर्माण हुआ उसका इंपैक्ट क्या पड़ा। मैंने संक्षेप में 370 कैसे हुआ, 370 से 35A, बीच में दिल्ली अकॉर्ड और सेक्शन 6, इन विषय पर आने के बाद ये टेम्पररी प्रोविजन होने के कारण से इसका एक और प्रूफ है कि क्यों टेम्पररी प्रोविजन है। एक तो मैंने आपको बताया कि ये हेड नोट में ही टेम्पररी प्रोविजन लिखा है, लेकिन अगर आप इसका 1D पढ़ें तो आप सारे आर्टिकल दोबारा पढ़ जाइए संविधान के, आप कहीं नहीं देखेंगे कि उस आर्टिकल में यह लिखा हुआ है कि इस आर्टिकल को हटाना कैसे है। एकमात्र आर्टिकल है जिसके हेड नोट में टेम्पररी प्रोविजन लिखा है और नीचे लिखा है कि हटाना कैसे। अब दैट मीन्स उनको पता था कि हटने वाला है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जानबूझ के लिखा कि पहले तो टेम्पररी प्रोविजन लिख दिया और 1D में उन्होंने लिखा कि हटेगा कैसे ये भी बता देता हूं। जिस दिन सभा, इसकी संविधान सभा खत्म होने वाली होगी, उस दिन वो एक रिकमेंडेशन देंगे और प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आर्टिकल 370 को निरस्त किया जाएगा। कोई जरूरत नहीं है 368 में भारत के संविधान में संशोधन करने की। लेकिन ये बातें सारी 50 तक थी, उसके बाद बदलाव हुआ, आर्टिकल 35 है, सेक्शन 6 आया। अब मैं अपने उद्बोधन के एंड में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका इंपैक्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले हम वुमेन की बात करते हैं। इंपैक्ट ये है कि अगर एक पीआरसी होल्डर, मैन, आदमी, मर्द, अगर किसी भी नॉन पीआरसी होल्डर महिला बहन से शादी करते हैं तो उसी दिन से जो बहन है वो नेचुरलाइज्ड पीआरसी होल्डर हो जाएंगी। उनके बच्चों को सभी वो अधिकार प्राप्त होंगे जो नॉर्मली पीआरसी के बच्चों को अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर यही आप उल्टा करें कि एक पीआरसी होल्डर महिला किसी पुरुष से जो नॉन पीआरसी है उसके साथ शादी करती है तो उसके सारे अधिकार जो उनके बच्चे के हैं उसी दिन खत्म हो जाएगा। और 2002 से पहले आप जानकर चकित होंगे कि 2002 से पहले ये इतना रेग्रेसिव था कि जब भी कोई पीआरसी होल्डर वुमेन यूज्ड टू गेट मैरिड विथ अ नॉन पीआरसी होल्डर मैन, द डे they used to lose their PRC, all rights of Jammu and Kashmir। 2002 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, जम्मू बेंच ने, वहां बेंच भी बटा हुआ है, ये भी बता दूं। जम्मू बेंच एक बात कहती है तो कश्मीर कुछ और कहती है। एक बेंच कहती है कि गोहत्या पे पाबंदी, दूसरी बेंच कहती है नो पाबंदी। बहुत सारा प्रॉब्लम है वहाँ, और सारा इसलिए केस सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में नोटिस भी हो जाता है क्योंकि दो बेंच अलग अलग डिसीजन ले रही है। उस परिस्थिति में क्या है कि महिलाएं 2002 से पहले जिस दिन नॉन पीआरसी से शादी किए उनके सारे राइट्स खत्म हो जाते थे। तो 2002 में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उन्होंने कहा ये गलत है और शादी करने से अगर मेन का राइट खत्म नहीं होता है तो वुमेन का भी नहीं होगा। और उस दिन से 2002 से राइट मिला। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 2004 में इस जजमेंट को हटाने के लिए
पीडीपी की सरकार ने एक बिल ले आया और विद इन 24 आवर्स वहां की जो दोनों मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, सोचिए कितनी महिला विरोधी होंगी जिनका आज पूरे देश में समर्थन है, कि उन्होंने पास कर दिया कि ये जजमेंट गलत है, कि नहीं, जिस दिन शादी किया उसी दिन से पीआरसी खत्म। फाइनली जम्मू में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और वो बिल आज भी ठंडे बस्ते में है। तो आज की डेट में, एज ऑफ टुडे, वुमेन कैन मैरी बट देयर किड्स हैव नो राइट। इफ सपोज ए वुमेन इज हैविंग वर्थ 10 crores वैल्यू, then she can marry to a non-PRC, she will be PRC, but she cannot transfer her asset to her kids. आप समझ रहे हैं? इस विषय क्या इस प्रकार की स्थिति रही। अब आपको मैं जम्मू कश्मीर के एक फैमिली के बारे में बताऊंगा और तब आपको क्लियर हो जाएगी क्या स्थिति है। शेख अब्दुल्ला के पुत्र फारूक अब्दुल्ला द ग्रेट, 89 मैसेकर के जिम्मेवार, जहां पर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ उसके लिए वही जिम्मेवार है, वही थे उस समय के मुख्यमंत्री। उन्होंने बचाया नहीं और पुलिस को भी बोला आप घर पे बैठो। उन्होंने एक क्रिश्चियन से शादी की, ब्रिटिश क्रिश्चियन से। उनका बेटा फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गया। उन्हीं की बेटी राजेश पायलट से शादी हुई। वो तो पीआरसी होल्डर हैं, लेकिन उनकी जो संपत्ति थी फारूक अब्दुल्ला की, वो राजेश पायलट और सारा पायलट के बच्चों के पास नहीं जाएगी। अब जस्ट आप सोचिए कि एक घटना हुई थी जिस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी पिटीशन भी फाइल हुई है, कि एक महिला थी, उसने एक बंगाल के मिलिट्री मैन से शादी कर ली, उसके 2 बच्चे हुए। दोनों बच्चे होने के बाद जो पति है वो आर्मी में शहादत के शहीद हो गए। अब वो वापस जम्मू कश्मीर आती है तो देखती है कि मेरे बच्चे को तो एडमिशन ही नहीं मिल सकता, जो मेरी संपत्ति है मैं अपने बच्चे को ट्रांसफर ही नहीं कर सकती। क्या आप कह सकते हैं कि 21वीं सदी में 70 साल आजादी के हो गए, हम इतने बड़े सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं, कि एक महिला जिसकी अपनी संपत्ति है, जिसकी हिस्सेदारी है, वो केवल शादी दूसरे से की, उसके बच्चे को आज कोई भी राइट्स जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। ये पिटीशन चल रहा है और ये लोग बात करते हैं वुमेन राइट्स की। इसी आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक जो पिटीशन है वो कंप्लीटली इसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट में है कि हाउ ड्रैकोनियन आर्टिकल 35A इज। इसके बाद आपको महिला, मैंने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है कि शेड्यूल कास्ट की बहुत बात होती है तो शेड्यूल कास्ट एक ग्रुप, महिला, और दूसरा जो रिफ्यूजी आए। आपको मैं बताऊं कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय वेस्ट पाक से बहुत सारे रिफ्यूजी आए, पंजाब में सेटल हुए, हिमाचल में सेटल हुए, दिल्ली में सेटल हुए। उसमें से तो 2 प्रधानमंत्री भी बने, 1 उप प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह जी और इंद्र कुमार गुजराल जी वेस्ट पाक रिफ्यूजी थे। माननीय आडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। ये सब वेस्ट पाक रिफ्यूजी हैं। लेकिन इसी वेस्ट पाक रिफ्यूजी में जो लोग जम्मू कश्मीर में रह गए, उनकी हालत के बारे में आप जानिए। सबसे पहले तो जब उन्होंने एंटर किया तो उन्होंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार किया। वो बॉर्डर पे बैठे। आज भी जब गोलियां चलती है ना पाकिस्तान से, तो फर्स्ट लाइन डिफेंस है। सारे वेस्ट पाक रिफ्यूजियों के, जो अगर आप जाएंगे आर-के-पुरा सेक्टर में जाइए, आर-एस-पुरा सेक्टर में, सांबा सेक्टर में, तो वो बैठे हुए हैं। वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तिब्बत में आर्मी तो है ही, लेकिन तिब्बत में जो डेमचौक गांव में बैठे हुए जो लोग हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र का बहुत काम है, बहुत सारे लोग लेकर के हम चाहते रहते हैं कि वहां डेमचौक गांव तक जाएं, आप न्यूज में देखते होंगे, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो वो उन्होंने आकर के वो हर जगह बैठे। 70 साल हो गया, लेकिन आज तक उनके पास पीआरसी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि 3 प्रधानमंत्री जिस कम्युनिटी ने दिया, उस कम्युनिटी के लोगों को न तो जॉब का अधिकार है जम्मू एंड कश्मीर में, न तो एजुकेशनल जो भी प्रोफेशनल कॉलेज है वहां जा सकते हैं वो, और ना ही जमीन खरीद सकते हैं। आप समझ रहे हैं, कोई आदमी एक बिजनेस करता है, वो बिना जमीन के क्या बिजनेस करेगा? अपनी दुकान तक नहीं खरीद सकता व्यक्ति। और करीब 37-38 हजार फैमिली उस समय आए थे। और मैं एक बात और बता दूं कि ये चूंकि जो लोग तो अमीर थे, एफ्लुएंट थे, समझदार थे, उनको तो समझ में आने लगा था। जैसे अभी भी भारत में भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है इस्लामिक टेरर का खतरा, तो ऐसे पाकिस्तान में भी बहुत लोग थे, उनको समझ में नहीं आता था, जैसे यहां भी नहीं आता है। तो ये वो लोग थे जो बहुत ही वीकर सेक्शन है। इसमें 80% शेड्यूल कास्ट है। मैं खुद गया हूं,
उनको पढ़ाई लिखाई भी थी, उनको समझ में भी नहीं आया कि पीआरसी का मतलब क्या है, नॉन पीआरसी का क्या मतलब है। 60-70 साल हो गए वहीं रह रहे, उनको कोई भी अधिकार नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। वो लोकसभा में चुनाव में वोट डालते हैं, विधानसभा में चुनाव में और पंचायत के चुनाव में, अभी चुनाव हो रहे हैं वहां पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हो। उनकी एक आबादी है, जम्मू शहर में उनकी एक अच्छी सी आबादी है। तो उनके नाम पर हमने एक पिटीशन फाइल किया है कि इनको भाई इनको तो नेचुरलाइज करो। अब ये सब क्यों हुआ, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन को, कांग्रेस पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीडीपी को ये पता है कि ये राष्ट्रभक्त लोग हैं, इनको वोट नहीं देने देना है। ये देंगे तो फिर राष्ट्रभक्त लोगों को वोट दे देंगे, इसलिए 70 साल से उनको विधानसभा में वोट नहीं है। नौकरी की बात मैंने बता ही दी। तो दूसरा जो वर्ग है, जो महिला के बाद महिला सबसे बड़ा सफरर है, ऐसा मेरा व्यू है, वो वेस्ट पाक रिफ्यूजियों का है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्ग हैं, मतलब 2-2%, 1-1% वाले। तीसरा मैंने रखा है वाल्मीकि समाज। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार के लोग हैं, और लेकिन देश में इस विषय पर जो भी शेड्यूल कास्ट की राजनीति करते हैं सो कॉल्ड नेता, हम उनसे जाकर के मिले और उनको हमने बताया कि थोड़ा इस पर भी बोल दीजिए एक लाइन। उन्होंने बोलने से, क्योंकि उनको वोट बैंक की बात है। मैंने कहा 64 तक तो कोई किसी में कहीं पर कोई इशू नहीं था कि 370 हैज टू गो, बट देयर आफ्टर फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स नाउ ए पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार आल्सो सेज नो वी वांट 370, आई डोंट नो फॉर व्हाट, ही हैज नेवर रेड दैट, ही इज इलिटरेट सो ही विल टॉक एनीथिंग। I am saying what for 370, that you find out. What for Article 35, for discrimination against women, for discrimination against West Park refugee, for discrimination against scheduled caste people. वाल्मीकि समाज के 500 परिवार को लाया शेख अब्दुल्ला ने कि हमारे यहाँ सफाई कौन करेगा, तो उनको लाया और उनको क्या कहा कि आपको हम पीआरसी देंगे, विल गिव यू पीआरसी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तो कहीं भी काम करते हैं, पीआरसी मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। तो वो पंजाब से आ गए। जब वो आ गए तो भाई समाज में बदलाव है, समरसता मंच बहुत लोग काम कर रहे हैं, उनके परिवार में भी एमए पीएचडी होने लगे। हमारे सफाई कर्मचारी जो भाई बंधु हैं, उनके परिवार में कोई इंजीनियर बन गया, कोई पीएचडी कर लिया। जब वो पीएचडी के लेके कहा मेरे पास तो पीआरसी है, मैं प्रोफेसर बनूंगा, तो जब वो गए फॉर्म भरने तो उन्होंने कहा कि तो पीआरसी आप दिखाइए। वो पीआरसी लेकर के गए तो वो पीआरसी में क्या लिखा था आप सोचिए, किस प्रकार के लोग हैं ये। पीआरसी ओनली फॉर सफाई वर्क, मतलब अगर आपने पीएचडी भी किया फिर भी जम्मू एंड इस पर भी एक पिटीशन चल रहा है। ये सब काम पिछले 10 से 11 सालों में हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, अधिवक्ता परिषद के माध्यम से सारी टीम लगी हुई है जम्मू से लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कि उनको कहा गया कि आप पीआरसी हैं, आपको मिलेगा, लेकिन आप सफाई कर्मचारी बनो। आप पीएचडी हो तो क्या हो गया, मतलब एक दलित केवल सफाई का काम करे। जम्मू कश्मीर के नेताओं का और देश के बाकी नेताओं जो आज आर्टिकल 370 का समर्थन करते हैं, आर्टिकल 35A का समर्थन करते हैं, उनका यह मानना है। महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, उनका यह मानना है। वेस्ट पाक रिफ्यूजी जो 70 साल से रह रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं मिले, उनका यह मानना है। और ये 3 बड़ा वर्ग है। और आर्टिकल 35A, मैंने बताया कि 35A के साथ क्या हुआ था और हाउ दिस फ्रॉड हैज बीन कमिटेड ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि समाज ने उसका विरोध नहीं किया। क्योंकि जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी तो एक बहुत बड़ा स्तंभ बनकर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे वहां खड़े, और उन्होंने आर्टिकल 370 का भी विरोध किया। वो भी आप डिबेट में पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये हम कैसे एक्सेप्ट करें कि उनको एक सेपरेट आप बातें कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा उनका क्या आर्गुमेंट है उस पर 2 मिनट अगर हो तो मैं बताऊं कि उनका आर्गुमेंट क्या है आर्टिकल 370 पे। वो क्या कहते हैं, वो जो जम्मू कश्मीर जो आर्टिकल 370 और 35A पे अब बहस करने की बात है, उनका क्या कहना है कि ये लिंक है। आर्टिकल 370 गया तो जम्मू कश्मीर और भारत के बीच से जो लिंक है ना वो टूट जाएगा। 35A गया तो भारत और जम्मू एंड कश्मीर के बीच जो लिंक है वो टूट जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर का जो एक्सेशन है वो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ, 370 का जन्म 50 का है और 35A का जन्म 54 का है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो चीज पहले हो चुका है उससे इतना सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट जो बोलते हैं ना हम लोग कोर्ट की भाषा में, इट्स अ सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट। जो
एक्सेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसमें राजा ने लिख के दिया है। केवल वो ये कह सकते हैं कि 3 ही चीज के लिए हुआ था। 3 चीज के लिए तो हुआ था ना। भारत के संविधान में जो हमारे स्टेट की जो सूची है, उसमें 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर राज्य है, यह 50 में हो गया। उसके बाद अगर कोई 35A आया 54 में, इससे कैसे तय होगा? तो इसका मतलब कि 47 से लेकर के 54 तक भारत का हिस्सा था कि नहीं जम्मू एंड कश्मीर? अगर 35A लिंक है तो उस बीच में जम्मू का हिस्सा था पाकिस्तान का। पाकिस्तान खुद नहीं कहता। एक बात और बता दूं आपको, पाकिस्तान का संविधान भी पढ़िए प्लीज। आ गई बात मुझे। पाकिस्तान अपने संविधान में कहता है मैं 4 प्रदेशों का देश हूं, सिंध, बलूचिस्तान, फाटा और पंजाब। वो खुद नहीं कहता। वो क्यों नहीं कहता इसके पीछे भी बताऊंगा। क्योंकि 1935 में क्लियरली लिखा हुआ था कि जब आपने राजा ने साइन कर दिया जिधर भी, और ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी है, तो पाकिस्तान क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म जिस एक्ट से हुआ है, पाकिस्तान तो 47 में पैदा हुआ और वो एक्ट की पैदाइश है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो अगर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को वो नहीं मानता है तो उसके एग्जिस्टेंस पे खतरा होगा। इसीलिए अभी आज वो क्या कहता है, आजाद कश्मीर। वो 5वां प्रोविंस नहीं बनाया है जम्मू एंड कश्मीर को। पाकिस्तान भी कहते हैं मेरे 4 ही प्रोविंस है। तो ये जो उनका आर्गुमेंट है कि 35A लिंक है, ये बिल्कुल ही टिकने वाला नहीं है कोर्ट में। लिंक किस बात का? जो चीज की पैदाइश बाद में हुई है। इसके बाद उनका है कि आर्टिकल 370 भी अगर लिंक है तो 47 से 50 जम्मू एंड कश्मीर कहां था? तीसरी बात, राजा ने सब चीज एक्सेप्ट किया और जो बाद के सीएम रहे उन्होंने जो 97 एंट्रीज है यूनियन लिस्ट के, उसमें से करीब 94 एंट्रीज को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो आर्टिकल 370 अगर आप मुझे कहें तो संविधान में तो है, लेकिन उसकी जो मेंटेनेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जो सारा प्रॉब्लम है जो आज हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन में, वो आर्टिकल 35A से है। क्योंकि 35A से उन्होंने सेक्शन 6 बनाया और सेक्शन 6 से उन्होंने इतने सारे अत्याचार किए और इससे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है। इससे दो वर्ग पैदा किया गया और इसके खिलाफ लड़ाई जारी है। जब तक कि ये 35A और आर्टिकल 370 हटे नहीं, तब तक हमको इस विषय पर काम करना है, हमको इस विषय पर बात करना है, हमको लोगों के पास जाना है, हमको कोर्ट में जाना है, जर्नलिस्टों से मिलना है, वकीलों से मिलना है। ये हमारा काम है। जम्मू एंड कश्मीर अध्ययन केंद्र का यही काम है। हम चाह रहे हैं कि लोगों तक इस बात पहुंचे। धन्यवाद। प्रश्नोत्तराची वेळ आहे। आपले प्रश्न कृपया आपण विचारू शकता। या विषयाशी संबंधित आपले प्रश्न आपण विचारू शकता। हेलो। Pandey ji, I have a question. You have told us that what is the stand of the Adhivakta Parishad and advocates in respect of 370 and 35A. And you have also told us that petitions are going on in the High Court as well as Supreme Court. Being a lawyer of High Court, I want to know, because we are knowing our stand, but what are the views of the judges before whom we are prosecuting this matter? Because the government of the day is also saying that we will not play with that 370 or 35A. So we want to know what are the views and what are the observations of the courts and the judges. Thank you. I am Sanjay Ghayal, practicing in a High Court, and nowadays I am assistant public prosecutor. संजय जी नमस्कार। देखिए ऐसा है कि जो आपको मैं एक बात बताऊं, जब समाज में बदलाव होता है ना, जज साहब के दिमाग भी बदल जाते हैं। मैं बताता हूं, 87 में एक जजमेंट है। अब चूंकि मैं लगभग 55 मिनट बोला और भी बोलता तो अभी एक जजमेंट था, बच्चन लाल कलगोत्रा, 87 में पास हुआ वो ऑर्डर।
उसमें ये विषय लेकर के लोग कुछ गए, उन्होंने कहा कि हमारे को ये है प्रॉब्लम, ये, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। जब देश में समाज में बदलाव होता है ना, तो वो वहां तक भी बात पहुंचती है। इस बार जब उसी विषय पर पिटिशंस फाइल हुए, तो सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडरिंग ऑल दीज पिटिशंस। इस विषय पर ऑलरेडी 2-3 बार पहले हो चुका है अटेम्प्ट। 87 में ये जजमेंट आया और हमारे खिलाफ गया है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जो आज हमारे लिए ज्यादा परेशानी का कारण बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट मेंटेनेबिलिटी को देखेगी। अगर ये महिला विरोधी है तो सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड करेगी। अगर ये वेस्ट पाक रिफ्यूजियों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो सुप्रीम कोर्ट इसे सेट असाइड करेगी। और जहां तक मेरी समझ है, मैं बहुत सारे हियरिंग्स में रहा हूं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट केवल लॉ के हिसाब से जब जाएगी तो आर्टिकल 35 हैज टू गो। मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे जो कांग्रेस के सीनियर काउंसिल्स हैं उनसे जब मैंने प्राइवेटली बात किया तो उन्होंने कहा इस आर्टिकल का कोई आधार नहीं है। तो मैंने कहा सर ये लिख के भी दे दो, न्यूज़पेपर में छपवा देता हूं आपके नाम से। एएसजी है वो, मैं 2 एएसजी की बात करता हूं, आई कैन टेक देयर नेम। तो मेरे हिसाब से मैं आश्वस्त हूं कि आर्टिकल 35 हैज टू गो। पांडे जी नमस्कार, मैं एडवोकेट सतीश तावरावाला। जैसे कि आपने अभी अपन बताया, आर्टिकल 370 कलम हटाने के संदर्भ के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया था कि प्रेसिडेंट को उसको पावर्स है, तो यदि आज के घड़ी के अंदर प्रेसिडेंट उसको अपने डेलीगेट पावर्स के अंदर निकाल देते हैं तो क्या वह खत्म हो जाएगा? मेरे हिसाब से ये तो मेरा व्यू है कि उसमें है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है दैट वाज सपोज टू रिकमेंड फॉर एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370, लेकिन आज के डेट में अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है नहीं जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, उसका रिकमेंडेशन कहां से लाएं? तो राष्ट्रपति जी के पास पावर है, आर्टिकल 74 सबसेक्शन 1। लेकिन मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पहले आर्टिकल 35A को हटाए, जो ड्रैकोनियन आर्टिकल है, उसके बाद आर्टिकल 370 भी जाएगा, चाहे वो पार्लियामेंट से जाए या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। क्योंकि पार्लियामेंट से अभी भी ये 2 प्रकार से हो सकता है, ये मेरी अपनी राय है कि 368 को पहले अमेंड किया जाए, जिसमें यह लिखा हुआ है कि आप अमेंड नहीं कर सकते, और उसके बाद 368 में दोबारा आर्टिकल 370 को अमेंड किया जा सकता है। थैंक यू। सर मैं मिलिंद महाजन, यहाँ पे मैट में सरकारी वकील हूँ। सर आपने जब ये शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की बेटी पायलट की जो बहू बनी, तो उसको कोई राइट्स नहीं ऐसा बताया। उसके बाद में आपने ऐसा बताया कि अगर कोई पीआरसी मेंबर नॉन रेसिडेंशियल की ये करता है, शादी मैरिज करता है, तो उसको राइट्स नहीं आते। सर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जब उमर अब्दुल्ला जब सीएम बने तो उनको कैसे राइट्स आते हैं? मैंने कहा ना, यही तो डिस्क्रिमिनेशन है ना मेन एंड वुमेन में, कि अगर पुरुष शादी करे तो देखिए 2002 तक था कि महिला की पीआरसी खत्म हो जाती थी। 2002 के जजमेंट के बाद महिला की पीआरसी तो इंटैक्ट है, लेकिन उस महिला की जिसने नॉन पीआरसी से शादी की है उसके बच्चे का कोई राइट नहीं है। लेकिन यही तो डिस्क्रिमिनेशन है। चारू अली खन्ना जो पिटीशन लगा हुआ है उसमें मेन यही है कि पुरुष करें तो ठीक है, उनके बच्चों को सब अधिकार, उनकी जमीन का अधिकार। तो महिला अगर किसी नॉन पीआरसी से शादी करती है तो उनके बच्चों को भी वही अधिकार दीजिए, ये हमारी डिमांड है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूं, कश्मीर वैली इज सराउंडेड बाय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जम्मू इज सराउंडेड बाय 3 अदर, इट इज वेरी नियर टू दिल्ली, पंजाब एंड हिमाचल। तो वहां लोगों में शादियां ज्यादा होती है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। और उनकी जो पूरी की पूरी राजनीति कश्मीर सेंट्रिक है।
मैं अब आर्टिकल 368 और जब 54 में ऑर्डर हुआ तो उन्होंने एक और काम किया कि डिलिमिटेशन खत्म कर दिया। यानी आज आप कुछ भी कर लीजिए, पूरी की पूरी अगर आप जम्मू जीत जाए, पूरा का पूरा लद्दाख जीत जाए, सीएम वैली का ही होगा, क्योंकि 37 सीट और 4 सीट। अगर आप जाए क्षेत्रफल के आधार पर तो जम्मू एंड कश्मीर का 50% जो हिस्सा है वो लद्दाख है, 35% हिस्सा जम्मू है और 15% छोटा सा हिस्सा वैली है। ये जो 70 साल से जो अभी नहीं चल रहा, 4 साल छोड़ दीजिए और अटल जी के टाइम में, तो ये उनको फीड किया गया, जैसे सांप को आप जहर पिलाते हैं। और ये 6 डिस्ट्रिक्ट में है केवल। और एक बात मैं और बता दूं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, वहां बहुत सारे राष्ट्रभक्त मुस्लिम भी हैं, गुर्जर मुसलमान, शियाज, ट्राइबल। ये जो सुन्नी जहर है जो पूरे विश्व में फैला रहा है, अलकायदा, लश्कर तोयबा, अमन अल जवारी, ISIS, ये केवल सुन्नी जिहाद है। कोई शिया बंदूक लेकर के, हमारे 21% शिया है जम्मू एंड कश्मीर में, ट्राइबल है, वहां गुर्जर मुसलमान है, वो लड़ाई लड़ते हैं। औरंगजेब जो मरा है वो गुर्जर था, वो हमारा भाई है, वो हमारे लिए लड़ाई लड़ता है वहां। तो ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये जिहादियों वर्सेस राष्ट्रभक्तों की लड़ाई है। और जो जिहादी है उनसे हमारी लड़ाई है। बहुत सारे मुसलमान आर्मी में आप देख रहे हैं, परसों भी 4 SPO ने शहादत दी है, वो हमारे भाई है। ये जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, जिनको बल्कनाइजेशन ऑफ भारत के टुकड़े टुकड़े करने का है, ये उनका कार्य क्षेत्र है। और वो जम्मू कश्मीर से कम दिल्ली में सक्रिय नहीं है, आप जान लीजिए, और महाराष्ट्र में तो और भी ज्यादा सक्रिय है। तो ये विषय ये नहीं है। विषय है कि किस प्रकार से आज हम इसको आगे ले जाएं और जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो कैसे मजबूत हों। और ये बहुत तेजी से हुआ है कि 89 से अगर आज आप देखें तो उनकी शक्ति 2% भी नहीं बच गई है। Sir, I have no question regarding to your discourse. I was expecting some authoritative books from you. बहुत सारी बुक बाहर है, आप देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं, अगर आप लॉयर हैं तो लॉयर हैं क्या आप? Sir, I am law student. अच्छा, लॉ स्टूडेंट है तो और अच्छी बात है। वहाँ ना एक डॉक्यूमेंट्स का बुक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का थियरी पढ़ने से अच्छा है जो डॉक्यूमेंट्स है। वहाँ एक डॉक्यूमेंट्स की किताब है जो मेरे हाथ में भी थी। आप डॉक्यूमेंट्स सब लोग पढ़िए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, ये किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है ये पढ़िए। उसमें जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने लगभग 70-80 डॉक्यूमेंट्स का एक बुकलेट निकाला है, जिसमें किसी की भी अपनी कोई व्यू नहीं है, केवल जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है, कैसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट से लेकर के आज तक के सारे डॉक्यूमेंट्स। उसमें पाकिस्तान के संविधान का भी हिस्सा है, जम्मू कश्मीर के संविधान का हिस्सा है, और भारत के संविधान का बहुत जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, वो लीजिए। और साथ में एक अनकही कहानी है, उसको पढ़िए, बहुत सारी अनकही चीज़ें आपको मिलेंगी। वाइस चांसलर है हमारे प्रोफेसर साहब, धर्मशाला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है कुलदीप अग्निहोत्री जी, उनकी एक किताब है, मैं उसको कई बार पढ़ा और मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। हेलो, नमस्कार। मैं एडवोकेट सुनील प्रभुदेव सोनपावले, अभी मैं सरकारी वकील हूँ हाई कोर्ट में। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे माइंड में चल रहा है कि अपन ये जो जम्मू कश्मीर है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज a separate state. Whether we can bifurcate that state in two states, just like Jharkhand and Uttarakhand. Can it possible? And by taking a referendum of the public of Jammu and Kashmir, जो रहना चाहते हैं वो रहो, वो सेपरेट स्टेट अगर बाइफरगेट कर दिया, अगर वो पार्ट में अपना कानून पूरा चलता रहा, तो अदर स्टेट भी सोचेगा कि भाई अपन भी वैसा डेवलप हो सकते हैं। मैं बाइफरकेशन के समर्थन में नहीं हुई। क्या है कि क्या जम्मू अलग, लद्दाख अलग और कश्मीर में हमारा नहीं चलेगा? कश्मीर हमारा है। देखिए, जैसे नॉर्मल बाइफरकेशन होता है, हाँ, जैसे पंजाब हरियाणा का हुआ, वो जब होना होगा तब होगा। लेकिन इस आधार पे चूंकि ये प्रॉब्लम है,
इसलिए जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा कि एक कश्मीर को हम अलग करें, लद्दाख को अलग करें, जम्मू को, ऐसा मेरा विचार है। एज ए स्टेट बोल के, एज ए स्टेट जब और स्टेटों के साथ होगा कि और कुछ हिस्सा आप हिमाचल के साथ जोड़ दें, वो अलग चीज है। और ये मेरे हिसाब से ये बड़ा विषय है, ये कोई लीगल विषय है नहीं। रेफरेंडम लेना, नहीं, रेफरेंडम के तो मैं एकदम खिलाफ हूँ। रेफरेंडम कोई चीज होता नहीं, स्टेट चलता है, ये रेफरेंडम क्या होता क्वेश्चन है कि फिर वो किस हैसियत से वहाँ पे बैठे हैं? प्लीज सर। ये इलीगल ऑक्यूपेशन है और इसीलिए 92 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी थे तो उन्होंने मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 जून या 24 जनवरी को उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि पूरे भारत का ये एकमत व्यू है कि जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उसको लेना है। ये पीवी नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था। तो ऐसा है कि अगर आप ये कहेंगे तो आज 6200 वर्ग मील तो चाइना भी लेके बैठा है। तो ये प्रकार रही। और जब पाकिस्तान खुद कहता है, उसका अपना सुप्रीम कोर्ट है आज़ाद कश्मीर का, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, उसका सुप्रीम कोर्ट है अपना, उसका कोई हाई कोर्ट नहीं है। और पाकिस्तान का संविधान देखेंगे तो केवल 4 ही स्टेट है, वो भी उस डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगा जो मैंने अभी बताया है। फॉर ऑल लॉयर्स एटलीस्ट बाय दैट बुक, that booklet which is very like this, in that every document is there, so that you will read, you will understand what kind of fraud has been committed. और उसके पीछे एक और थियरी है कि भारत था, जम्मू कश्मीर 47 में। अरे भाई नहीं था ऐसा कुछ, भारत तो सालों से है, हजारों साल से है। उस समय एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन की बात है। हमारा नेशन स्टेट नहीं है सर, कि जमीन होनी चाहिए, जनता होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। हमारा नहीं, हमारा संविधान 10,000 पहले से भी, संविधान से पहले भी अच्छी चीजें थी जिसके आधार पर हमारा चल रहा था। तो वी आर नॉट नेशन स्टेट। और जहां तक जो पिछले सवाल में मैं एक बात जो कह रहे थे ये कि बाइफर्केशन की बात, देखिए बाइफर्केशन की बातें अभी कश्मीर में वो कर रहे हैं। जब तक हम कश्मीर से ऊपर, जब पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर हमारे पास नहीं है, तब तक भारत सुरक्षित नहीं है। आपका महाराष्ट्र सुरक्षित नहीं है, बिहार सुरक्षित नहीं है, तमिलनाडु सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें जितने भी हमले हमारे तरफ से हुए हैं वो ऊपर से ही हुए हैं। और भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसका कारण क्या था कि ऐसा था नहीं कि सोना होना का कोई चिड़िया उड़िया होगा उस समय। ऐसा था कि जो जितने भी ट्रेड लिंकेज थे वो सब, क्योंकि 5 देशों से सीमाएं मिलती हैं वहां। अभी एक बड़ा विषय और है, ये जो तिब्बत का, अगर आपने किसी ने भी, मैंने आज एक ट्वीट किया है आर्टिकल कि किस तरीके से हमने तिब्बत लूज किया। तिब्बत की सीमा मिलती है, चाइना की सीमा मिलती है, अफगानिस्तान की सीमा मिलती है, भारत की सीमा मिलती है। तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है, जिसको गिलगिट बल्तिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा पानी का भंडार है। थोरियम जो सबसे महंगा खनिज है वो सबसे ज्यादा वहां है। लेकिन हमारा जो रिजॉल्व था वो कम था। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इस रिजॉल्व पे हम सबको काम करने की जरूरत है कि देश का हर व्यक्ति कहे जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, जो गिलगिट बल्तिस्तान है, वो हमारा है और हम लेके रहेंगे। और परम पूज्य सरसंघचालय जी का मैं एक बार भाषण सुन रहा था, मोहन राव भागवत जी का, तो उन्होंने कहा था 1000 साल तक यहूदियों ने ये जिंदा रखा कि जेरूसलम हमारा लैंड है। और 1000 साल के बाद उन्होंने ले लिया वो लैंड 48-50 के बीच में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिस समय उनके 40 लाख लोगों की हत्याएं जर्मनी में हुई थी। 40 लाख लोगों की हत्या 10 साल पहले भी नहीं हुई हो और उन्होंने अपना झंडा गाड़ा और आज 80 लाख की आबादी है, 8 करोड़ लोगों को परेशान कर रखे हैं। ISIS ने हर जगह हमले किए, लेकिन इजराइल में हमला नहीं हुआ। इजराइल सबसे नजदीक था सीरिया और इराक के, लेकिन इजराइल में एक भी हमला ISIS ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि रिएक्शन आता। तो जब तक हमारे मन में नहीं है, हमारा रिजॉल्व नहीं है, हमारे बच्चों का रिजॉल्व नहीं है, इसलिए जो अखंड भारत की प्रतिमा है ना, उसको अपने घर में लगाइए, सब लोगों को लगवाइए कि भाई ये है। क्या पता हम 500 साल बाद लें, 200 साल बाद लें, 100 साल बाद लें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमिक पावर कितनी है। जर्मनी ईस्ट वेस्ट में बट गया था, फाइनली वो यूनाइट हो गए, क्योंकि एक बहुत ज्यादा डेवलप कर गया, दूसरे को लगा गलती हो गई भाई बंटवारा करके। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये रिजॉल्व पर काम करने की जरूरत है। धन्यवाद। पांडे जी, मेरा नाम एडवोकेट रंजीत नायर है।
मेरा एक कन्फ्यूजन है कि आपने बताया था कि 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था जो कि आर्टिकल 35A इंसर्ट किया गया था। तो सर क्वेश्चन ये है कि यह पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था क्या? नहीं, पार्लियामेंट, यही तो हमारा डिमांड है कि पार्लियामेंट के बिना आपने बना दिया, आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सर फिर एग्जिस्ट करता है क्या ये? नहीं, एग्जिस्ट करता है। अगर आप भारत का संविधान खोल के देखेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। अगर अपेंडिक्स में जाएंगे तो ये चोरी से, जो संविधान में भी चोरी से एंट्री हुआ और संविधान की किताब में भी लास्ट में जोड़ दिया है 2 पेज। अगर आज आप पढ़ेंगे, अगर आप देखें कि अभी हमारे समय में जब सब यहाँ वकील हैं तो एक राइट टू एजुकेशन वाज एडेड 24 कैपिटल A। आप जाकर के देखिए तो 24 के बाद आपको मिल जाएगा 24A। लेकिन आप 35 के बाद 35 कैपिटल A ढूंढ के दिखाइए मुझे, किसी के पास संविधान की किताब है तो निकाल के देख लीजिए, नहीं मिलेगा आपको। वो नीचे लगा, उन्होंने कहा कि हमने तो फ्रॉड तो किया ही है, जनता को पता भी नहीं चलना चाहिए, इसीलिए अपेंडिक्स के नीचे लगा दो। नहीं तो लगाना चाहिए था 35 के बाद 35A। लोग पढ़ते, हो सकता है तभी कोई सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करते। जैसे आज हो रहा है ये तब भी हो सकता था। सर इसी तरीके से इसे निकाल नहीं सकते क्या? नहीं, मैंने अपना व्यू बताया, आप देखते हैं। अभी आखिरी प्रश्न पूछिए, समय के हिसाब से ये आखिरी प्रश्न होगा। और इसके बाद में, इस प्रश्न और उत्तर के बाद में जिन किन्हीं अधिवक्ताओं को इस विषय में रुचि है वो राजीव जी से उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके बात कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के लिए भी अगर कुछ लोग जुड़ना चाहें तो इस माध्यम से जुड़ सकते हैं। प्रश्न। पांडे जी नमस्कार, मैं एडवोकेट सतीश पाटिल मंडवाड़कर। आपने जो कहा है कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर, उसके ऊपर एक क्यूरीज है कि उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल किसका है। और सेकंड थिंग, जो रिफ्यूजी है या कश्मीर के SC ST है जो इलिसिट रहे क्या, वो कुछ अपने राइट के लिए पिटीशन में कोई पिटिशनर है क्या उसमें से? वेस्ट पाक रिफ्यूजी है, एक वेस्ट पाक एक्शन कमेटी है, बहुत अच्छा संगठन है, जब चाहे जब जम्मू बंद करा देते हैं, ताकतवर संगठन है। उनके अध्यक्ष जी ने मेरा वाला पिटीशन फाइल किया है, तो वो अपने लड़ाई के लिए जागरूक है। हर घर में CRPF और मिलिट्री के लोग हैं, तो राष्ट्रभक्त भी हैं। हर घर से आपको वहाँ जाएंगे तो क्योंकि और तो कोई काम कर नहीं सकते, सरकार स्टेट में कुछ मिलता नहीं है, तो वो CRPF मिलिट्री इस तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी की कोशिश करते हैं और वो बहुत संगठित भी हैं। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। जहाँ तक आपने कहा पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का विषय, पाक ऑक्युपाइड में सो कॉल्ड एक पपेट सरकार है जिसका अपना प्रधानमंत्री भी है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तान नहीं है, वो पंजाबिस्तान है। पूरे की पूरी जो पाकिस्तानी आर्मी है उसमें 70% पंजाबी सुन्नी मुसलमान हैं। वो बलूचियों का नरसंहार कर रहे हैं जो 40% आबादी है। वो पठानों को गोली मार रहे हैं, आप न्यूज़ देखिए ठीक से। और मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर नाउ करके एक फेसबुक पेज है हमारा, जम्मू कश्मीर नाउ, उसको लाइक करिए। आपको जो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सारे आर्टिकल, सारे व्यूज़ आपको उस पर मिलेंगे। ये अपना हैंडल है और जम्मू कश्मीर नाउ करके ट्विटर पे भी है हैंडल। ये 2 चीज को आप लाइक करिए सो दैट यू कैन कम टू नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारा फोकस ये हुई है ऊपर जो नॉर्थ के हेड पे बैठा हुआ है। तो वहां पर वहां की जो आर्मी है उसने बहुत कोशिश करके डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की है। जैसे गिलगिट और बल्तिस्तान है, वहां पर 90% शिया मुसलमान हैं। वो नहीं चाहते पंजाबी सुन्नी को अपने यहां, और इसीलिए उनका आर्म्ड रेसिस्टेंस भी चल रहा है। वो पूरी ताकत से लड़ रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी से कि आप, लेकिन वहां के जो रिटायर्ड जनरल वनरल है वहां पर है कि मेजर बन गए तो 2 कैनाल जमीन, ब्रिगेडियर बन गए। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप बॉर्डर पे देखेंगे, कभी भी जब बॉर्डर पे फायरिंग होती है तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग कश्मीर वैली में नहीं होती। आप न्यूज को गौर से देखेंगे तो वो जम्मू के बॉर्डर्स पे होती है। क्यों? क्योंकि जब वो उधर से गोली चलाते हैं तो कश्मीर वैली में उनको लगता है कि हमारे ही लोग हैं तो जो सिविलियंस है वो हमारे कैजुअलिटी होगी, जो उनको समर्थन करते हैं पत्थरबाज हैं। और अगर जब उनका रिटेलिएशन भारतीय सेना करती है तो जितने भी घर दिखते हैं वो सारे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और ब्रिगेडियर के घर हैं कश्मीर वैली में। तो जब भी पाकिस्तान फायरिंग करती है, या तो जब जहां पर इन्फिल्ट्रेशन के लिए है तो कश्मीर वैली में होगा,
अदरवाइज सारी फायरिंग जम्मू के बॉर्डर पे होती है। तो इस प्रकार से वहां पर कंप्लीट कंट्रोल पाकिस्तान की आर्मी का है और जिसका विरोध है। कुछ दिन पहले एक वीडियो भी आया था कि जो कश्मीर है, मेन कश्मीर, मीरपुर मुजफ्फराबाद, वहां पर पाकिस्तान गो बैक के नारे लगे और जो भारतीय कश्मीर में रहा उससे ज्यादा बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। तो वहां के लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान उनके साथ क्या कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ लोग जो है वो पैसा खा करके जो कश्मीर वैली में और इवन दिल्ली तक में जो लोग उनके समर्थन में, उनको फंडिंग होती है। और जब से ये सरकार आई है उनकी फंडिंग रुक गई है। उनकी फंडिंग रुक गई है, इसलिए बहुत परेशान है। वो कहते हैं डिसेंट दबा दिया, पता नहीं कौन सा डिसेंट दबाया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, पहुंचने दीजिए, 2-4 दिन में वो भी पता चल जाएगा। धन्यवाद। एक बात और, अगर मेरा नंबर है 98673, जम्मू कश्मीर से विषय कोई भी जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र से जुड़ना चाहें कुछ भी तो मुझसे लें, मैं सारा संपर्क जो भी है 98673 01927 98673 01927। थैंक यू। धन्यवाद सर। या प्रथम सत्राच्या समारोपासोबतच आता आपण एक छोटीशी विश्रांती घेणार आहोत भोजनाची, आणि त्यासोबतच आपण 1:15 पुन्हा इथेच भेटणार आहोत, बरोबर 1:15 आपल्या द्वितीय सत्रासाठी। 1:15 दुसरं सत्र सुरू होईल। तत्पूर्वी 15 मिनिट आधी सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाध्यक्ष